हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के वो हैं ईडब्ल्यूएस के आधार पर केस की तैयारी जो चल रही है उसको लेकर, ओवरलैपिंग पर अगले हफ्ते क्या होगा, तो कहीं ना कहीं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको लेकर वाद विवाद है। कई बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर हमारे किस किस क्वेश्चन पर हमारे नंबर बढ़ सकते हैं। तो नंबर बढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छी एक सुखद बात होगी। और इसके अलावा ये भी बात है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े छात्र हैं, चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करते हैं। वीडियो को आप आखिर तक देखना ना भूलें, अंत तक, क्योंकि आपको एक इससे संबंधित डिटेल 69,000 शिक्षक भर्ती पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है इन चीज़ों का। भर्ती इससे कुछ छात्र जिनके एकेडमिक मेरिट अच्छे हैं या वो किसी भी चीज़ का शिकार नहीं हुए हैं तो वो चाहते हैं कि, वैसे सभी चाहते हैं कि 69,000 भर्ती समय से पूर्ण हो जाए, लेकिन ये भी सही है कि अगर न्याय किसी को ना मिले तो वो भी गलत है। न्याय सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी आती है ये जनरल कैटेगरी में आर्थिक पिछड़े लोग होते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो आरक्षण है वो किसी जाति विशेष के आधार पर होता है कि एससी है, ये ओबीसी है, ये जनरल है, तो आरक्षण इस आधार पर नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस एक वो सर्टिफिकेट होता है जो संबंधित तहसील, गांव, परगना के हिसाब से पटवारी देखता है, मेंशन करता है, और तब ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो ये आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग कहा गया है ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सवर्ण का मतलब है उच्च जाति में, क्योंकि बाकी सभी को तो आरक्षण पहले से ही मिला हुआ है। जो उच्च जातियों में जो गरीब लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मात्र 10% का आरक्षण होता है। तो ये 10% का आरक्षण यदि लाभ उन्हें ना मिले, एक गरीब व्यक्ति को यदि आप साथ लेकर नहीं चलेंगे तो ये भी गलत है। न्याय सभी को ही बराबर होना चाहिए। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे मुझे कि सर ये 14 जनवरी को हमारे देश में लागू हुआ और भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, तो इस भर्ती में कैसे अप्लाई हो सकता है? तो उनको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश संघलोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश मतलब यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश संघलोक सेवा आयोग जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तो उसके बीच में ये लागू किया गया। और बीच में लागू करने का मतलब है रिजल्ट केवल आना ही था, लेकिन जब रिजल्ट पब्लिश हुआ तो उनसे पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की मांग की गई, और जो बच्चे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के मानते हुए उनको, और अब तो नई भर्ती प्रक्रिया में तो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग में ओवरलैपिंग को बिल्कुल खत्म कर दिया और ईडब्ल्यूएस को उसमें अप्लाई कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। तो गरीब छात्रों को साथ लेकर चलने में किसी को मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अच्छा, ये एक अखबार की कटिंग है, इसमें लिख रहा है नियुक्तियों के फिर कानूनी पछड़े में फंसने का वो लग रहा है कि नियुक्ति फिर कानूनी पछड़े में फंस सकती है। कारण क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़ों के आरक्षण और सवालों के गलत जवाबों को लेकर हाई कोर्ट। तो अभ्यर्थियों ने कहा नहीं स्वीकार की गई आपत्तियां। अच्छा, ये विवाद क्या है? विवाद यह है कि यदि ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है यदि उनको भी लाभ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में से 10% सीटें, मतलब 3400-3500 सीट वो गरीबों को चली जाएंगी। और जब आप इनमें से 8,000 सीटें शिक्षा मित्रों को दे सकते हैं तो आप 3500-3600 सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को क्यों नहीं दे सकते? इनका आधे से भी कम है, शिक्षा मित्रों के आधे से भी कम है, क्योंकि जब आप किसी को 25 मार्क्स का लाभ मिलता है उस पर आपत्ति नहीं उठाई आपने भारांक पर, तो गरीबों के हक मारने में कौन सा लाभ होता है? तो कहीं ना कहीं उनको उनका लाभ दिया जाए। ये मेरे व्यक्तिगत राय है, बाकी आप अपनी राय क्या रखते हैं अपने मन में, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती हैं। और यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं इस भर्ती में जिन क्वेश्चनों पर कॉमन अंक मिलने चाहिए थे? अभी ये ए सेट है, आप देख रहे होंगे परीक्षा में पूछे गए कई सवालों के जवाब आंसर की में सही नहीं किए गए थे। ये ए सीरीज है, तो ए सीरीज के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 47, 47, 48, 54, 60, 71, 76 एंड 106, 106। तो ये क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सवालों पर कहीं ना कहीं आपत्ति है, क्योंकि अभी सरकार ने बीच में क्या किया था कि 3 क्वेश्चन, जैसे कि कोई बच्चा उन 3 क्वेश्चनों पर सही क्वेश्चन करके आया, तो जब सही क्वेश्चन करके आया उसको बड़ी मेहनत से पढ़ने के बाद वो 3 नंबर मिले। लेकिन क्या हुआ कि एक बच्चे ने गलत क्वेश्चन पर लगा दिए टिक, और वो जब गलत क्वेश्चन पर टिक लगा दिए तो लेकिन जब कॉमन नंबर दिए गए, 3 नंबर कॉमन दे दिए गए, तो
तो जो मेधावी हैं उनको भी उन प्रश्नों पर 3 नंबर मिले, और जो मेधावी नहीं हैं उनको भी उन प्रश्नों पर 3 नंबर मिले। तो जो बच्चे मेधावी हैं उनको इस बात से आपत्ति तो भले ही वो ना कहें, लेकिन उनके गुणांक में फर्क तो पड़ता है, लगभग 1.5% का फर्क पड़ता है, 1.5% का। और जब 1.5% का फर्क किसी को बिना मेहनत करे 1.5% नंबर मिल जाए, वो भी ओवरऑल गुणांक में, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। ओवरऑल गुणांक का मतलब ये है कि यदि किसी बच्चे का एकेडमिक लो है, यदि किसी बच्चे का मान लीजिए एकेडमिक 24 है और 24 है, यदि वो बच्चा वहां पर 29 गुणांक होता उसका, तब वो उसको बीट करता इन 3 नंबरों का मतलब ये है। अच्छा, एक आपत्ति और है। एक आपत्ति यह है कि जिन 3 प्रश्नों पर, चाहे गोरखनाथ मत्स्यनाथ वाला हो, चाहे तिलचट्टे वाला प्रश्न हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरह के क्वेश्चनों पर जिन पर उत्तर पर सही अंक मिलने चाहिए थे, उन पर किसी को कोई अंक नहीं मिला, और जो अपने उत्तर थे उन्हीं को ही सही मान लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक भेदभाव वाली बात है, गलत बात है, क्योंकि जो क्वेश्चन सही थे उन पर नंबर मिलना चाहिए। तो बच्चों में आपत्ति है। आपत्तियां कब उठती हैं? आपत्ति जब होती हैं जब किसी का हक मारा जाए, किसी कोई परेशानी हो, किसी कोई आपत्ति हो। वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स ने अपने नंबर बढ़ने की वजह से बेवजह, लेकिन जो न्यायालय में बैठे जज हैं वो मूर्ख नहीं होते हैं। बड़ी मेहनत के साथ 50, जितनी उम्र नहीं होती उन छात्रों की, उससे ज्यादा उनका कैरियर होता है, उतना लंबा उनका अनुभव है, वो वहां से भगा दिए जाएंगे इस तरह के छात्र। लेकिन जिनको अधिकार है उनको उनका अधिकार भी मिलना चाहिए। तो ये भी बात पूर्ण है। ये 2 बात थी। तीसरी बात थी कॉमन अंक, ईडब्ल्यूएस को मैंने बता दिया। अच्छा, ओवरलैपिंग का पर जो है अगले हफ्ते सुनवाई संभव है। ओवरलैपिंग एक मुद्दा है जिसमें जनरल वाली अनरिजर्व जो सीट है उसमें, क्योंकि 8000 पहले से ही शिक्षा मित्र कवर कर लेंगे जगह, और 8000 शिक्षा मित्र कवर कर लेंगे, तो बाकी सीटें अनरिजर्व के लिए बचती कितनी है? बहुत कम सीटें बचती हैं। और उसमें जब एक छात्र पहले से ही ओबीसी एससी का लाभ उठाता हुआ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे जनरल कैटेगरी में स्थान नहीं दिया सकता, क्योंकि उसने पूर्व में उसका लाभ ले लिया है। किसी ने उम्र में ले लिया है, किसी ने किसी चीज में ले लिया है। लेकिन ओवरलैपिंग के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सिंपली तो यह है कि यदि किसी छात्र ने ओबीसी का फॉर्म भरा है तो उसको ओबीसी में मेंशन किया जाए, जनरल में ना किया जाए, ये होती है ओवरलैपिंग। तो जो इसमें 2 खेमे बंटते हैं। एक खेमा वो होता है जो जनरल कास्ट से बिलोंग करता है, वो जनरल कास्ट के छात्र ये चाहते हैं कि और जो छात्र जो पहले से ही आरक्षण लिए हुए हैं, शिक्षा में आरक्षण लिए हैं कहीं ना कहीं, और शिक्षा में आरक्षण लिए थे, कम फीस पर पढ़ाइयाँ पूरी करी उन्होंने अपनी, लेकिन जो गरीब बच्चा है, इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस भी अप्लाई नहीं हुआ अभी, तो जो गरीब बच्चा है वो कहीं ना कहीं चाह रहा है कि हर जगह मुझको ना दबाया जाए। तो कहीं ना उनको भी लाभ होगा इस चीज से यदि ओवरलैपिंग लागू हो जाती है भर्ती में। बाकी अपनी सबकी अलग अलग राय है। ओबीसी के छात्र क्योंकि ज्यादा पास हो गए, तो वो ये पक्ष ये चाहते हैं कि उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाए, ताकि उनकी मेरिट ज्यादा हाई ना जाए, उनकी खुद का कैडर कम चला जाए। जो कम गुणांक वाले ओबीसी वाले वो चाहते हैं कि हमारे जो हाई कैटेगरी के हैं वो जनरल में चले जाएं। इसी तरह जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी कैटेगरी के जो हाई कैटेगरी के वो जनरल कैटेगरी में गिने जाएं, अनरिजर्व में गिने जाएं, और यदि वो अनारक्षित में गिने जाते हैं तो खुद की उनकी एससी की लिस्ट नीचे चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत लाभ है, उसको देखते हुए बच्चे कमेंट भी करते हैं और जगह जगह जाकर प्रचार भी करते हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। जिसका जैसा लाभ, जिसका जैसा स्वार्थ, उस हिसाब से कहीं ना कहीं व्यक्ति लगा हुआ है। मेरा मानना यह है कि आप इसमें इन बातों पर बजाय ज्यादा जोर देने के, जो जजमेंट में आपको मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था आपको कि जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि रिमेनिंग पोस्ट का अर्थ है जो बची हुई सीटें हैं उनको भरने का सरकार के पास अधिकार है। बजाय आप आपस में लड़ने के, आप 26,000 सीटों को बढ़ाने का प्रयास करिए, आपका सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, कम गुणांक वालों का स्पेशली। तो सोशल मीडिया के माध्यम से सीटों को जोड़ने की एक बड़ी मुहिम चलाइए, जिससे सरकार इस बात पर ध्यान दे। रिजल्ट आने से पहले, आप रिजल्ट आने के बाद क्या करते हैं ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजल्ट आने से पहले आपने सोशल मीडिया पर के माध्यम से कितने एक्टिव हैं ये बात इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।